मैं मास्टर्स हूँ सोशियोलॉजी में, इंग्लिश में और संस्कृत में। 1965 में मेरे दादाजी वागीश्वरी पाठक, पंडित वागीश्वरी पाठक जी ने श्री अन्नपूर्णा इंटर कॉलेज की स्थापना करी थी। आप जब उन दिनों फिल्म देखते थे तो कौन सा एक्टर आपको पसंद था? सोशल मीडिया पे जो दिखावे का कार्य हो रहा है, वास्तविक जीवन से उसका कुछ लेना देना नहीं है। आप लोग इस चीज़ को समझें कि जो चीज़ फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे अच्छी लगती है, वास्तविक जीवन वैसे नहीं चलता है। तो मेरा ये मानना है कि एंड ऑफ़ द डे हमको अपने परिवार को खुश रखना है, एंड ऑफ़ द डे घर चलाना है और घर जो है वो पैसे से चलेगा। दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का एक वीडियो बहुत मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत प्रोफेशनल है, इसलिए कि पिछले दिनों बहुत सारे वीडियोस प्रोफेशनल बन चुके हैं और आपके सामने आ चुके हैं, लेकिन अब हमने डिसाइड किया है कि आज के बाद जिन शख्सियात से हम लोग मिलेंगे उनसे बहुत ही कैजुअल, ईजी वे में बात करेंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी जानने की कोशिश करेंगे उनके बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में, जिससे लोग इंस्पायर हो सकें। इसी क्रम में मेरा नाम वक़ार वाहिद है और आज हम लोग पहुँच चुके हैं गुरवलिया में, जहाँ हमारी मुलाकात, अभी आपको फ्रेम में एक शख्सियत नज़र आ रही होगी। मैं बात कर रहा हूँ आदरणीय आदित्य विशाल जी की। आप डिग्री कॉलेज के प्रबंधक हैं, डिग्री कॉलेज आपका है, आपका इंटर कॉलेज है, और आपकी क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या इसके पीछे है, क्या क्या आगे है, हम सीधे सीधे उनसे जानेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। सबसे पहले सर, हम आपसे जानना ये चाहेंगे कि आप चूँकि अभी एक स्कूल को रन कर रहे हैं, एक डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज को रन कर रहे हैं और भी जो व्यवस्थाएं आपकी हैं, तो इसके पहले इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करें उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? जी, ठीक है। मैं मास्टर्स हूँ सोशियोलॉजी में, इंग्लिश में और संस्कृत में, और मैंने बीएड कर रखा है और बैचलर ऑफ साइंस भी मैंने कर रखा है। और उसके बाद से 2014 से मैं नॉन स्टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपने देख रहा हूँ। कुछ इंस्टीट्यूशंस को हमने स्टार्ट भी करा है पिछले कुछ सालों में। तो इस समय करेंटली 9 ईयर से मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हूँ इस जनरेशन में, करेंट जनरेशन में। और हमारा जो हिस्ट्री है एजुकेशन बैकग्राउंड का, वो 1965 में मेरे दादाजी वागीश्वरी पाठक, पंडित वागीश्वरी पाठक जी ने श्री अन्नपूर्णा इंटर कॉलेज की स्थापना करी थी। यानी कि आज 60 साल के आसपास हो चुके हैं 1965 से। तो हम लोग का एक लंबा इतिहास शिक्षा के क्षेत्र में रहा है। अच्छा, 1965 में इस्टेब्लिश हुआ था, इसकी नींव डाली गई थी जी, डिग्री कॉलेज की? नहीं, श्री अन्नपूर्णा इंटर कॉलेज है। अच्छा। उसका इस्टेब्लिशमेंट 1965 को जी। हुआ था। उसका स्वर्ण जयंती भी हम लोगों ने 2015 में मनाया था। अच्छा जी। और अभी 2023 है, तो उस हिसाब से काफ़ी समय हो गया हम लोगों को अपना इंटर कॉलेज को चलाते हुए, और तब से निरंतर हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए हैं और ये कोशिश करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में कुछ नया किया जाए कि ताकि यहाँ के लोगों को कुछ रोजगार परक शिक्षा भी दी जाए और सर्वांगीण विकास हो क्षेत्र का। इसके लिए अपनी ओर से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, इस इलाके में आपका परिवार काफ़ी माना जाना है और चर्चित रहा है। अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा अगर आप चर्चा करना चाहें तो ज़रूर बताएं हमारे दर्शकों को। जी, मेरे दादाजी पंडित वागीश्वरी पाठक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे और आज की डेट में भी मेरे चाचा जी ज्योतिष का कार्य करते हैं और क्षेत्र के लोग और प्रदेश स्तर से लोग आके अपनी समस्याएं उनके सामने रखते हैं और उसका समाधान ज्योतिष के माध्यम से किया जाता है। पिताजी मेरे गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल, श्री अन्नपूर्णा इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे। अपने ही कॉलेज? जी, आयोग द्वारा चयनित प्रधानाध्यापक थे। अच्छा। और उनको 2017 में राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत किया गया और उनका सेवा विस्तार यानी जॉब एक्सटेंशन भी उनकी 5 साल हुई उसमें। और 5 सितंबर 2017 को योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने उनको सम्मानित करा राजभवन में। और हमारे चाचा डिस्ट्रिक्ट जज रहकर रिटायर हो चुके हैं और वर्तमान में फरीदाबाद में वो लोक अदालत के जज हैं रिटायरमेंट के बाद से, और आखिरी पोस्टिंग उनकी एक डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में रही। तो अन्नपूर्णा इंटर कॉलेज उस वक्त बना, उसके बाद डिग्री कॉलेज कब आया और कैसे ये चीज़ें विस्तृत हुई, ये थोड़ा सा? जी, हमारे पिताजी प्रधानाध्यापक बनने के बाद से उन्होंने ये देखा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सारे जो क्षेत्र के लोग हैं उनके पास कुशीनगर के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है
और कुशीनगर भी यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पर था। हाँ, हमारा डिग्री कॉलेज 2004 में इस्टेब्लिश हुआ जी। और 2004 में पिताजी ने अपने कुछ पैसे जोड़कर और कुछ परिवार के लोगों से मदद लेकर एक डिग्री कॉलेज की नींव रखी और 2005 तक आते आते राज्यपाल से उसे उस टाइम में कोई भी नया कॉलेज खोलने के लिए राज्यपाल से अनुमति लेनी होती थी। आज की डेट में कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन है। तो 2005 से हमको मान्यता मिल गई डिग्री कॉलेज संचालित करने की। और पहले वर्ष मुझे याद है कि हम लोग उस समय बहुत छोटे थे, 10वीं कक्षा में थे और नामांकन काफ़ी क्षेत्र महिला कॉलेज हुआ करता था उस समय और क्षेत्र की काफ़ी महिलाओं, काफ़ी बेटियों ने बढ़ चढ़कर नामांकन कराया था और क्षेत्र के लोगों को बहुत उससे लाभ हुआ था। कुशीनगर जाने से, रोज़ ट्रैवल करने से वो लोग बच गए और प्रतिदिन तब से क्लास वो लोग करने आते थे, जिससे क्षेत्र के लोगों में बहुत खुशी हुई इस बात की। क्या बात है। वाकई आदित्य भाई, एक चीज़ कही जाती है कि अगर आप एक विद्यालय खोलते हैं जी, तो आप 10 कैद खाने बंद करते हैं, 10 जेल बंद होते हैं। तो यहाँ तो आपकी व्यवस्था इंटर कॉलेज 1965 आपने बताया। जी। फिर 2005 से आपका डिग्री कॉलेज है। फिर आप लोगों ने एक नई शुरुआत की है इस बीच। जी, मुझे कहीं से पता चला इसका क्या, जो बच्चों का स्कूल है। जी 2016 से हम एसपी पब्लिक स्कूल चला रहे हैं। 16 से है ये? जी, 2016 से हम चला रहे हैं एसपी पब्लिक स्कूल। 2016 से हमें मान्यता मिली थी एसपी पब्लिक स्कूल की और 2019 से हमें सीबीएसई बोर्ड की मान्यता भी मिल गई कक्षा 12 तक। और मैं आपको ये ऑन कैमरा आज एक बात बता देता हूँ कि आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं दूसरे स्रोतों से कि हमारे विद्यालय का फीस समस्त जनपद के सीबीएसई स्कूलों में सबसे कम है। अच्छा। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बताता हूँ कि 850 से 1650 के बीच में वर्तमान सत्र की फ़ीस है अलग अलग क्लास की, जो कि जनपद में सभी सीबीएसई स्कूलों में सबसे कम फ़ीस हमारे यहाँ ही है। अच्छा। और आप किसी भी तरह की सुविधाओं में कमी नहीं देखेंगे अन्य विद्यालयों से, ना शिक्षा की क्वालिफ़िकेशन में, ना किसी एकेडमिक्स में आप दूसरे विद्यालयों से किसी कमी को हमारे यहाँ पाएंगे। आप उनसे एट पार या उनसे बेस्ट ही पाएंगे जो अन्य विद्यालय हैं। अगर आप फीस स्ट्रक्चर कंपेयर करें या कुछ भी कंपेयर करें तो एटलीस्ट हम उनके साथ हैं या उनसे बेहतर हैं अधिकतर विद्यालय जो हमारे जनपद में। ये तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। जैसे आप जो फीस बता रहे हैं 850 आपके यहाँ जो रखी गई है जी, हमारे तमाम जगहों पे हम लोग देखते हैं स्कूलों की फ़ीस। सर, मामला बहुत गंभीर है कि एक आम आदमी जो बहुत अच्छा पैसा नहीं कमा पाता है, उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो अपने बच्चे को सीबीएसई पैटर्न में पढ़ा पाए। लेकिन अगर जो फीस आप बता रहे हैं वो फीस अगर स्कूलों में हो जाए तो एक आम आदमी के लिए भी सीबीएसई पैटर्न पे बच्चों को पढ़ाना काफ़ी आसान हो जाएगा। और मैं इसके लिए आपको बहुत मुबारकबाद और बधाई देना चाहता हूं कि ये निश्चित रूप से एक बड़ा काम है। एक आम जनमानस की पहुंच आपके विद्यालय तक हो पाएगी। ये बहुत बड़ा काम आपने किया है। तो जैसे लोग कहते हैं ना प्राइवेट स्कूल वाले कि हमारा बच नहीं रहा है, हम कहाँ से, तो आप कैसे मैनेज करते हैं इतने कम पैसों? जी, एक तो ये है कि पिताजी रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट प्रिंसिपल रहे हैं। तो एक घर के खर्चे से हम लोग काफ़ी साथ में संयुक्त परिवार है हमारा, तो घर का खर्चा ना के बराबर है। खेती है अपनी, उससे अनाज और अन्य चीज़ों की व्यवस्था हो जाती है और बाकी चीज़ें पिताजी के साथ रहने से बहुत ज़्यादा आर्थिक चीज़ों के बारे में नहीं सोचना पड़ता है। इसलिए जो भी फ़ीस के रूप में पैसा विद्यालय से आता है उसको यही कोशिश किया जाता है कि वापस या तो सैलरी के रूप में या बच्चों को सुविधाओं के रूप में वापस कर दिया जाए, और जिससे कुछ समाज और बच्चों दोनों का कुछ भला होता है। तो जिससे हमारा परिवार जो है अभी संयुक्त परिवार में रहने के कारण अच्छा चल रहा है। क्या बात है। आदित्य भाई, क्या आपके जीवन काल में, मतलब मैं इस कैरियर की बात कर रहा हूँ कि जब से आप यहाँ पे स्कूलों को संभाल रहे हैं, उस दौरान क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसा गार्जियन आया हो जिसके पास पैसों की बहुत दिक्कत रही हो और आपके यहाँ आया हो और आपने कम पैसों में या ना के बराबर पैसों में उसका एडमिशन कर दिया हो, उसके बच्चे का, और पढ़ा दिया हो? ऐसी चीज़ें होती हैं? जी, ऐसी चीज़ें होती हैं, अक्सर होती हैं। और कुछ, अगर मेरा इंटरव्यू है, कुछ गार्जियन देख रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि हर एक विद्यालय में एक डायरेक्टर या ओनर से मिलना कितना अनअप्रोचेबल है। लेकिन हमारे यहाँ प्रतिदिन गार्जियन आते हैं, मिलते हैं, जिसकी जिस तरह से समस्या होती है, आर्थिक समस्या होती है, उसका समाधान किया जाता है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनकी फ़ीस
आधी या एकदम छोड़ दी जाती है। बहुत ज़्यादा संख्या नहीं होती है उसकी, लेकिन एक अच्छी खासी संख्या इस तरह के बच्चों की है। डिग्री लेवल पे भी ऐसे बच्चे हैं जिनकी फ़ीस हम लोग छोड़ देते हैं परिस्थिति को देखकर। अभी पिछले हफ्ते एक प्रशिक्षु थी जिनकी परिवार में कुछ समस्या हो गई थी और डीएलएड का कोर्स वो कर रही हैं, और उसमें फ़ीस, सरकारी फ़ीस जो है वो 41,000 निर्धारित है, और वो फ़ीस भी हम लोगों ने आधा कर दिया क्योंकि परिवार में उनके आर्थिक समस्या थी। तो अपनी तरफ से जो भी संभव हो पाता है, इतना कि हम टीचर को सैलरी देने के बाद से अगर हमारे पास पैसा बच रहा है तो यही प्रयास रहता है कि उसे समाज को या बच्चों को या विद्यालय को वापस कर दिया जाए। क्या बात, बेहतरीन। तो आपकी पढ़ाई लिखाई जिस हिसाब से हुई शुरू से, हालांकि आपने बताया कि पिताजी टीचर थे, जी। तो क्या आपका खुद का मूड था शिक्षा की तरफ ही आने का, या आप कुछ और करना चाहते थे? किसी के कहने की वजह से या परिस्थितियों की वजह से आप यहाँ आए? जी, 2014 तक मैं गुड़गांव में एसजीटी यूनिवर्सिटी है, बहुत जी। बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे सोशल मीडिया मैनेजर था मैं। अच्छा। और ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के बाद ही वहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया था। कुछ स्किल्स जो हैं कंप्यूटर रिलेटेड स्किल्स, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शुरू से ही मुझे आकर्षित करती थी। तो इसमें मेरी अच्छी खासी समझ है और मैं कर पाता हूँ, पहले भी कर पाता था। आज के डेट में भी जब मुझे समय मिलता है तो मैं उस चीज़ को कर लेता हूँ। एडवर्टाइजमेंट में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा है और कंटेंट राइटिंग में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी भी वर्तमान काम को करते हुए भी, या तो विद्यालयों के लिए लिखने के लिए या फिर कोई ऐड बनाने के लिए, मैं उन स्किल्स का यूज़ आज भी कर पाता हूँ। तो मेरी जो हॉबी थी वो भी काम के साथ साथ चल रही है। मुझे इस बात की खुशी है। पूरी तरीके से मैं उस काम को नहीं कर पाता हूँ। मेरी फ़ोटोग्राफ़ी एक टाइम पे काफ़ी अच्छी थी और अच्छे न्यूज़पेपर पे मेरे फ़ोटोग्राफ जो हैं वो पब्लिश हो चुकी हैं। एक फेसबुक पेज भी है हमारा जिस पे फ़ोटोग्राफ़ी रिलेटेड पोस्ट अच्छा। अक्सर आते रहते हैं। तो मेरा इन चीज़ों में भी काफ़ी इंटरेस्ट रहा है शुरू से। अब चूँकि फुल टाइम उनके लिए समय नहीं मिल पाता है, लेकिन जब भी समय होता है मैं उसे करने नहीं, तो का आप प्रयास इस करता हूँ। तरफ आ गए शिक्षा के क्षेत्र में इन सारी चीज़ों को छोड़ के, या आपका डिसीज़न खुद का था या आपको आना पड़ा परिस्थितियों, क्या मामला था? नहीं, इसमें मेरे पिताजी हमेशा से ज़रूर चाहते थे कि हम लोग शहर में, चूँकि शिक्षा का स्तर उस समय 2006, 2008, 2011 में बहुत अच्छा नहीं था ग्रामीण क्षेत्रों में। तो हमने ज़रूर हायर एजुकेशन के लिए या फिर इंटरमीडिएट के लिए हम लोग शहर गए, दिल्ली गए, गोरखपुर गए और हमने शिक्षा ग्रहण कर लिया। लेकिन कहीं न कहीं ये बात हमेशा से घर पे ये बताया गया था कि, या ये इस बात को हमेशा से समझाया गया था कि आपको विद्यालय का संचालन करना है या शिक्षा के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है, और जो भी आप अपनी प्लानिंग जो है वो शहर के हिसाब से ना करें, अपनी प्लानिंग जो भी है वो गांव के हिसाब से करें। ये हम लोग को हमेशा तो इस वजह से शुरू से माइंड मेकअप था फिर आपको, जी यहाँ आके ये सारी चीज़ें आपने शुरू करी। जी। आदित्य भाई, एक चीज़ और भी हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो अभी शिक्षा व्यवस्था है अपने यहाँ की, चाहे वो यूपी बोर्ड की हो या सीबीएसई बोर्ड भी कह लें, तो ये शिक्षा व्यवस्था इंसान को रोज़गार कितना दिला पाती है? रोज़गार परक शिक्षा है, नई शिक्षा है? जैसे अगर बात करें हम ग्रेजुएशन की, तो बीए, बीएससी, बीकॉम, इस तरह के जो कोर्सेज़ हैं, या मास्टर्स हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम, इसको करने के बाद क्या लगता है आपको कि क्या चीज़ें हो सकती हैं? क्या कर सकता है कोई विद्यार्थी अगर इन सारी कोर्सेज़ को परसू करता है तो? जी, एक तो मेरा मानना ये है कि स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। कि आप पढ़ाई कर रहे हैं वो ज़रूरी है। हर कोई सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर सकता है। तो आप इधर कंप्यूटर रिलेटेड स्किल्स आपके अंदर हों, या प्रोग्रामिंग की स्किल्स आपके अंदर हों, या अच्छा लिखने की स्किल्स आपके अंदर हों, या किसी भी तरीके की, अगर आपको ड्राइंग आती है, पेंटिंग आती है, अगर आप कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, मेरा ये मानना है कि थोड़ा स्किल डेवलपमेंट पे भी हम लोगों को साथ साथ में ध्यान देना चाहिए। शिक्षा वर्तमान की हमारी रोज़गार परक नहीं है, लेकिन हम लोग को इसके अंदर परिवर्तन ले आकर इसमें ज़रूर प्रयास करना चाहिए कि रोज़गार परक बने। नई शिक्षा नीति में इस बात का ज़रूर कई इस तरह की चीज़ों को बनाया गया है जिससे वर्तमान शिक्षा व्यवस्था और बेहतर हो पाए, रोज़गार परक हो पाए।
अब ये किस तरीके से हमारी शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तन करता है, ये हमें तो वक्त ही आपने बता जैसा कि पाएगा। बताया कि जब यहाँ पे इंटर कॉलेज नहीं थे तो जी। इंटर कॉलेज खोला गया, फिर डिग्री कॉलेज जब खोला तो ये लोग कुशीनगर जाने से बच्चे यहाँ चीज़ें होने लगी। जी जी तो अब इस इलाके के लोगों की ये डिमांड हो सकती है और होनी भी चाहिए कि आपका के परिवार ने ये सारी चीज़ें इस इलाके में पैदा की हैं, शुरू की हैं, तो कोई ना कोई ऐसा कदम क्या आप भविष्य में उठाने वाले हैं कि जिससे यहाँ के इस इलाके के लोगों को रोज़गार मिल पाए, रोज़गार से जुड़ पाएँ, या ऐसी कोई शिक्षा मुहैया कराई जाए जो शिक्षा की बात कर रहे हैं आप, स्किल की बात कर रहे हैं, जी 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 चाहे वो कंप्यूटर की बात हो, चाहे वो राइटिंग की बात हो, तो क्या इस तरह का कोई प्लान है आपका भविष्य में इस्टेब्लिश करने का? जी। एक तो वर्तमान में हमारे यहाँ शिक्षक प्रशिक्षण प्रोग्राम चलता जी। है, बीएड और डीएलएड, जी जिसमें हम लोग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसे बोलते हैं, जी जी ताकि भविष्य में प्राथमिक शिक्षा में या माध्यमिक शिक्षा में बच्चे एज अ टीचर ज्वाइन करें। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। एक तो रोज़गार शिक्षा के लिए हम पहल कर रहे हैं, साथ में हम लोगों ने फार्मेसी कॉलेज की स्थापना करी है। अच्छा। या उसके प्रक्रिया में हम लगे हुए हैं। काफ़ी चीज़ें जो हैं आगे बढ़ चुकी हैं और इस वर्तमान सत्र से डी फार्मा जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एलोपैथ अंग्रेजी में हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, और जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दो तरह का लाभ मिल सकता है। पहला लाभ ये मिल सकता है कि वो एज अ फार्मासिस्ट किसी जॉब पे रह सकते हैं, किसी अस्पताल में रह सकते हैं, या फिर अपनी दुकान शहर में या फिर गांव में या किसी भी अच्छे चौराहे पर खोल सकते हैं। और दूसरा कार्य यह भी हो सकता है कि हिमाचल में और कई हिली स्टेट्स में दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पे वो लोग 100% यही कोशिश करते हैं कि डी फार्मा वालों को नौकरी पे रखा जाए। बद्दी में इत्यादि जगहों पर काफ़ी अच्छे पैकेज के साथ जो फार्मासिस्ट हैं उनको जॉब पे रखा जा रहा है। तो हमारी तरफ से एक तो इसमें प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि फार्मेसी के क्षेत्र में कुछ अच्छा करें, हम लोग कुछ नया करें, और आने वाले समय में कुछ मेडिकल पैरामेडिकल या नर्सिंग के कोर्सेज़ के बारे में भी विचार किया जा रहा है, और कुछ तैयारी उस हिसाब से इस तरह के कोर्सेज भी आएंगे ताकि इस जी। इलाके के लोग कुछ ऐसी पढ़ाई कर सकें कि जी। जिससे रोज़गार भी मिल सके उनको। ये बहुत अच्छी पहल है और आपने पहले ही इसको वो कर दिया, लोगों में एक खुशी की लहर भी हो सकता है कि दौड़ सकती है जी, जी। इसके माध्यम से। ये बहुत अच्छी पहल है। आदित्य भाई, थोड़ा सा हम लोग शिक्षा से हट के भी बात करेंगे जी कि आपको फिल्में पसंद हैं? जी, फिल्में पसंद हैं। अभी कॉलेज डेज़ में बहुत ज़्यादा पसंद थी, अभी भी अच्छी लगती हैं फिल्में। देखने का उतना समय नहीं मिल पाता है, 3 घंटे 2 घंटे एक साथ, लेकिन मूवी को क्रिटिकली एनालाइज़ कर लेते हैं हम लोग जब भी समय मिलता है, या फिर पार्ट्स में ज़रूर देखना। अच्छा, किस तरह की फिल्में पसंद करते हैं आप? फ़िल्में मुझे ऐसी पसंद है, 2 ही तरह की फ़िल्में पसंद हैं, या फिर जिसमें एकदम दिमाग लगाने की आवश्यकता ना हो। मैं अगर रिलैक्स कर रहे हैं हम जी। लोग, तो साउथ की डब्ड मूवी आदमी देख ले कि आपको सारी स्टोरी लाइनें पहले से प्रिडिक्टेड हैं और कुछ उसमें नया नहीं होने वाला है, आप टेंशन फ्री बैठ के देख रहो, फील गुड वाली मूवी है। जी। या फिर कुछ ऐसी फिल्में जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, नहीं तो आप दिमाग उसमें बहुत ज़्यादा लगाओ, या फिर एकदम दिमाग नहीं लगाओ, आप बैठ के आराम से रिलैक्स करके मूवी देख पाओ। ये 2 तरह की मूवी। अच्छा, फिल्मों का समाज पे असर पॉजिटिव या निगेटिव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, क्या विचार है आपका? जी, फिल्मों का मेरा ये विचार है, व्यक्तिगत विचार है कि फिल्मों का असर पड़ता है। एक पॉजिटिव रूप में भी पड़ता है और नेगेटिव रूप में भी पड़ता है। अगर हम लोग जैसे हमने ध्यान दिया होगा कि पिछले कुछ सालों में एडवर्टाइजमेंट में महिलाओं को प्रमुखता से दिखाया गया है, और महिलाओं को प्रमुखता से दिखाने के कारण काफ़ी इसका सकारात्मक परिणाम समाज में देखने को मिला है। मुख्यधारा में हम लोग देखते हैं कि महिलाएं ड्राइविंग कर रही हैं, और घर के कामकाज में अब ये दिखाते हैं कि पुरुष भी उतने ही एक्टिव हैं, उतनी ही मदद कर रहे हैं जितनी महिलाएं कर रही हैं। ऑफिस जाने वाले एडवर्टाइजमेंट में हम लोग देखते हैं कि औरतें जो हैं वो ऑफिस जा रही हैं। तो इससे हमारे समाज में ये एक चेंज तो आया है कि एक जो जेंडर रोल है, जेंडर रोल जो है वो एक बैलेंस हो गया है, और हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये कार्य जो है केवल महिलाओं का है, ये कार्य केवल पुरुष का है। तो एडवर्टाइजमेंट से तो काफ़ी परिवर्तन आए हैं, और बाकी फिल्मों से फैशन में काफ़ी परिवर्तन आया है कि फैशन का जो मार्केट है वो बढ़ा है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और
लोग इम्पल्सिव बाइंग ऑनलाइन वेबसाइट से बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिए हैं। उसमें काफ़ी हद तक सोशल मीडिया का भी योगदान है। अब इम्पल्सिव बाइंग अच्छा भी हो सकता है, सामान खरीदना ऑनलाइन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, दो पहलू इसके हो सकते हैं। तो ये बड़ा मिला जुला विचार है मेरा इस विषय में। हाँ। लेकिन जो फिल्म तब्दील हो रही है, चेंज हो रही है, फिल्म का स्ट्रक्चर बदल रहा है जी। इससे ऐसा देखा जा रहा है विशाल भाई कि जो युवा हैं समाज में, उनके ऊपर जैसे हमेशा स्क्रीन पे जब चीज़ें चलती हैं कि कोई अदाकार है वो एक्टिंग कर रहा है और सिगरेट पी रहा है, जी, दारू पी रहा है, तो उसमें हालांकि नीचे कैप्शन तो लिखा होता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिमाग पे असर वही चीज़ करती है। और उसी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस समाज में इन सब चीज़ नशे की तरफ युवा बढ़ता चला जा रहा है। ये मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि फिल्मों में जैसे आजकल कुछ वेब सीरीज़, विशेष प्रकार की वेब सीरीज़ आ रही हैं, जिनको देख के युवा ये नहीं समझ पा रहा है कि ये फिल्म है या फिर ये एक्टिंग हो रही है या ये केवल इंटरटेनमेंट करने का एक तरीका है, एक जरिया है। वास्तविक जीवन जो है वो फिल्म के जीवन से काफ़ी अलग है। ये युवा नहीं समझ पा रहा है और बंदूक के साथ फ़ोटो खिंचाना या फिर शराब या सिगरेट का सेवन करना, तेज़ गाड़ी चलाना, ये सारी चीज़ें फिल्मों से या वेब सीरीज़ से युवा जो है इससे काफ़ी प्रभावित हो रहा है, जो कि गलत है। एक युवा को इतनी समझ होनी चाहिए कि फ़िल्म को फ़िल्म जैसा देखे या फिर वास्तविक जीवन में उसको करने का प्रयास ना करे। कई बार हम लोग फिल्म में एग्रेशन देखते हैं, लड़ाई देखते हैं और मारपीट देखते हैं, जो कि हो सकता है कि एक आक्रामक व्यवहार जिस कारण से युवा के अंदर उत्पन्न हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी नहीं हैं एक फिल्म की दृष्टि से, लेकिन हो रहा है तो क्या हो कर रहा सकते है हैं। तो क्या किया जाए। बिल्कुल। आप जब उन दिनों फिल्म देखते थे तो कौन सा एक्टर आपको पसंद था, और आप अभी क्या वही है या कुछ तब्दीलियाँ आई हैं उसमें? जी, मुझे पर्सनली तो अजय देवगन मुझे हमेशा से अच्छे लगे हैं। और एक टाइम ऐसा था कि जब शाहरुख खान भी को लोग पसंद नहीं करते थे, मैं भी उस समय पसंद नहीं करता था। बट धीरे धीरे अब इस समय आप बैठ के उनकी पुरानी मूवीज़ देखते हो तो आपको यह एहसास होता है कि काफ़ी अलग थी उस टाइम के हिसाब से। अब चाहे वो डायरेक्टर की वजह से हो, चाहे वो एज ए एक्टर शाहरुख खान की वजह से हो, तो अब आप ये एहसास करते हो कि 96 में 98 में वो मूवी उस टाइम में बना पाना, वैसी एक्टिंग कर पाना, उतना कुछ कर पाना पॉसिबल नहीं था। काफ़ी रिवोल्यूशनरी था उस टाइम के लिए भी। तो अभी मैं जब वो पुरानी मूवीज़ देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। बचपन में अगर मेरी जो भी व्यूज़ हों, अभी शाहरुख खान भी मुझे पसंद है, अजय देवगन भी, सारे एक्टर मुझे अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। और एक्ट्रेसेस को लेके कुछ ऐसा विशेष चॉइस नहीं है। विशेष चॉइस नहीं है। हाँ, क्रिकेट देखते हैं आप? क्रिकेट बहुत उतना नहीं देखना हो पाता है, क्योंकि क्रिकेट देखने के साथ समस्या ये है कि बहुत ज़्यादा बचपन में मैं दिल लगा लेता था क्रिकेट से, बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता था। और जिस कारण से अगर टीम मैच हार गई तो फिर बहुत फिजिकली तो नहीं लेकिन मेंटली दुख हो जाता था। और मेरे घर के लोग भी थोड़ा सा चिंतित हो गए थे इस व्यवहार से। तो एक समय के बाद से मैंने ये नोटिस करा कि मेरे व्यक्तित्व पे उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगा था। क्रिकेट देखने के कारण या क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने के कारण वर्तमान में पिछले 10-15 सालों से मैंने मैच नहीं देखा है, लेकिन 10 सालों से मैंने मैच नहीं देखा है। बट उसके पहले बहुत ज़्यादा मैं इन्वॉल्व था। हर एक बॉल, हर एक गेंद की कमेंट्री करना, एनालिसिस करना या सुनना, जो भी है चीज़ें मुझे काफ़ी पसंद थी। अच्छा विशाल भाई, एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल जो लोग भी स्कूल का काम करते हैं या कोई ऑफिसेज में काम करते हैं जहाँ बैठने का मामला होता है, तो कुछ ही दिन में ऐसा नज़र आता है कि वो उस जॉब में गए और थोड़े दिन बाद उनका फिजिक जो है वो बढ़ने लगता है, पेट निकलने लगा और बहुत मोटे होने लगे। आप माशाल्लाह बहुत फिट दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सा हमारे दर्शक और हम भी जानना चाहेंगे कि आपका शेड्यूल क्या है और चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं आप? जैसे आपके पास बहुत सारे फ़ोन्स भी आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं और आते रहते हैं, तमाम लोग मिलते हैं, तो मैनेज कैसे करते हैं? क्या शेड्यूल होता है आपका? जी, सुबह तो कई बार दिन की शुरुआत जो है वो सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच में होती है, जिस कारण अक्सर मतभेद रहता है पिताजी से इस बारे में कि सुबह 5 बजे उठा करें। लेकिन शेड्यूल जो है वो 6:30-7 बजे से स्टार्ट होता है। सुबह ये प्रयास करता हूँ मैं कि थोड़ा सा एक्सरसाइज या योगा कर लूँ मैं,
और ट्रेडमिल क्रॉस ट्रेनर पे थोड़ा सा एक्सरसाइज करने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा सा डंबल 5-10 मिनट जो भी समय होता है प्रयास करता हूँ। उसके बाद से तैयार होकर विद्यालय जाता हूँ मैं। और मेरी आजकल बच्ची हुई है, कुछ उसके साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है, कुछ वो भी प्रायोरिटी है लाइफ में। आप पर्सनल लाइफ भी साथ में बैलेंस करना होता है। और फिर सुबह 8:30 बजे से 10:30-11 बजे तक मैं स्कूल में समय देता हूँ और फिर घर पे आके नाश्ता करता हूँ और उसके बाद से फिर अपने कॉलेज पे समय देता हूँ। और ये आप मान के चलें कि सुबह 8:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ही सारा समय निकलता है। एक ये भी बात है कि फ़ोन डायरेक्टली मेरा अधिकतर जगह है, तो कई गार्जियन डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करते हैं, जो कि अच्छी बात है कि मुझे रियल टाइम पे फीडबैक मिल जाता है। कुछ अगर गड़बड़ होती है, कहीं भी गड़बड़ होती है, चाहे वो पढ़ाई में होती है, चाहे वो किसी के व्यवहार में होता है या कुछ भी होता है, तो उसका रियल टाइम फीडबैक मिल जाता है। दुष्परिणाम ये है कि फ़ोन बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छी बात है कि हाँ, वो लोग वो मुझे इस लायक समझते हैं कि मुझे फ़ोन करें, इस वजह से वो फ़ोन करते हैं। तो ये मेरा दिन में ये भी काम चलता है कि जो भी प्रॉब्लम होते हैं, इश्यूज़ होते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, बाहर से देख के ये समझ में आता है कि केवल पढ़ाई होती होगी या शिक्षक और छात्र से ही स्कूल चलता है, लेकिन मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है एक विद्यालय को सुचारू ढंग से चलाने में, फाइनेंस मैनेज करने में, चीज़ों को मैनेज करने में, चीज़ों की व्यवस्था करने में मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उस रोल को हमें उस रोल का निर्वहन करना होता है, जिसमें अधिकतर समय आपका सुबह से लेकर शाम तक का समय प्रतिदिन लग जाता है। इसके अलावा कई बार कागजी कार्य भी होते हैं और अन्य कार्य भी होते हैं दूसरे ऑफिस से रिलेटेड, जिनका संपादन जो है वो अपने शेड्यूल के हिसाब से करना होता है। तो अभी 4:30 तक हम लोग पहुँचे थे, उसके बाद जी 4:30 के बाद से परिवार के साथ आके कुछ समय टाइम आदमी स्पेंड करता है और कुछ अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। माता पिता जी भी साथ में रहते हैं, मैंने पहले ही बताया है, तो उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करता हूँ। उसके बाद से पूरा टाइम जो है वो परिवार के साथ ही गुजरता है। भैया हैं हमारे, उनके साथ, और माता जी, पिताजी और मेरे चाचा चाची भी साथ में रहते हैं। तो हम लोग का संयुक्त परिवार है, सब लोग एक दूसरे के साथ समय। और सोना कितने बजे होता है? सोना प्रायः 11 से 12 के बीच में ही होता है, क्योंकि शेड्यूल हमारा ऐसा ही बन चुका है। हाँ, तो 11 से 12 बज जाते हैं प्रतिदिन सोते सोते। कई बार बच्ची की वजह से, कई बार ऐसे भी 12 बज जाते हैं। अच्छा, लगभग आपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में कुछ चीज़ें बता दी हैं, लेकिन उसके अलावा अगर कुछ छूट गया हो जो आप बताना चाहें, भविष्य के कुछ प्लान्स हो कुछ ऐसे बेहतरीन वाले इस इलाके के लोगों के लिए, तो ज़रूर बता दें। एक तो प्लान ये है कि राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से नहीं आना है। हाँ, ये पक्का है जी, ये पक्का है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूरी तरीके से हमारा परिवार गैर राजनीतिक रहा है। और तो ये है कि राजनीति से विशेष मतलब नहीं है। अपनी राजनीतिक विचारधारा सबकी है, जी। हमारी भी है, लेकिन राजनीति में नहीं आना है। समाज के लिए जो भी कर सकते हैं, हमारे पास जो भी पैसे बचते हैं, ये कोशिश किया जाएगा कि वापस समाज को दिया जाए। अब मैं ये कहूँ कि मैं दान देकर, पैसे दान देकर करूँ, तो शायद ये तार्किक नहीं है। जी। मुझे उसमें नहीं समझ में आता है कि मैं किसी को पैसा दे दूँ वही महानता है, या किसी को आर्थिक मदद करूं वो महानता है। मेरी समझ में ऐसा नहीं है। मैं अगर कोई कार्य करके, कोई संस्था प्रारंभ करके, या किसी भी तरीके का अन्य कोई भी उपक्रम करके अगर मैं समाज को रोजगार परक शिक्षा देता हूं या रोजगार देता हूं, तो मेरे लिए वो ज़्यादा सेंसिबल चीज़ें हैं, रादर दैन किसी इंडिविजुअल को पैसे देकर उसके जीवन को चेंज करने से बेहतर है कि मैं रोजगार अपने क्षेत्र के लोगों को दे पाऊँ। मेरी प्राथमिकता यही रहेगी हमेशा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही। वाकई ये सही बात है कि अगर आप किसी को पैसा देते हैं तो थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको शिक्षा दे दें तो शायद उसका जीवन परिवर्तित हो सकता है। आखिर में चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि चूँकि आप एक स्कूल को चलाते हैं, कॉलेज को चलाते हैं, एक इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, तमाम तर व्यवस्थाएँ आपकी चल रही हैं, तो युवाओं को, स्टूडेंट्स को आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो एक भटके हुए रास्ते से सही रास्ते पर आ सकें? जी, पहला तो मैं ये कहूँगा कि जो रील्स और इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के शॉर्ट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं बच्चे, जिससे उनका अटेंशन स्पैम जो है बहुत कम हो गया है। 10 सेकंड 20 सेकंड का अटेंशन स्पैम हो गया है। तो एक तो उसे देखना बंद करें,
सोशल मीडिया पे जो दिखावे का कार्य हो रहा है, वास्तविक जीवन से उसका कुछ लेना देना नहीं है। आप लोग इस चीज़ को समझें कि जो चीज़ फ़ेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे अच्छी लगती है, वास्तविक जीवन वैसे नहीं चलता है। तो मेरा तो युवाओं से सबसे पहला रिक्वेस्ट ये है कि वो इस तरह की शिक्षा प्राप्त करें कि उनके जीवन में कुछ बेहतर हो, कुछ रोज़गार मिल सके, जॉब करें, स्किल्स डेवलप करें। जो भी डिस्ट्रैक्शन है इंटरनेट के, उसको लाइफ से दूर करने की कोशिश करें। अगर किसी तरीके का एग्रेशन है या किसी कास्ट को लेके, किसी रिलीजन को लेके बहुत प्राउड फील करते हैं, तो ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हम सब भारत के नागरिक हैं, सब एक जैसे हैं, सब एक बराबर हैं। तो मेरा ये मानना है कि एंड ऑफ़ द डे हमको अपने परिवार को खुश रखना है, एंड ऑफ़ द डे घर चलाना है, और घर जो है वो पैसे से चलेगा। पैसा हमको जॉब करके या कोई उपक्रम करके या बिज़नेस करके ही मिल पाएगा, सीधी बात है। और वो तभी हो पाएगा जब आप मेहनत करेंगे, जब आप डिस्ट्रैक्शन से हट के आप जब कुछ पैसे कमाने के बारे में सोचेंगे और शिक्षा ग्रहण करने के बारे में सोचेंगे, स्किल सीखने के बारे में सोचेंगे, तो ही ये चीज़ें संभव हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन बात आपने की। और आपका बहुत शुक्रिया आदित्य विशाल सर कि आपने अपना कीमती समय हमको दिया, हमारे दर्शकों को दिया। दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार हमारे चैनल को देखते रहते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा इस वीडियो को देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।